हेलो बच्चों, नमस्कार। और आज आप लोगों का सेंटअप एग्ज़ाम उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। और यह सेंटअप एग्ज़ाम जो है आपके आने वाले फाइनल एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा साबित होता है और इससे यह पता चलता है कि बोर्ड का मियाज क्या है और कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं फिजिक्स के सेंटअप एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को। आपको पता होता है कि आपके पास टोटल 70 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से 35 क्वेश्चन ही बनाना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर के होते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चंस का जो पहला क्वेश्चन है वे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके पास है कि दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले बल संबंधित है, किनसे संबंधित है। तो आपको पता है कि दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला बल किससे संबंधित है, कूलाम के नियम से संबंधित है। साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, तो उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है कि दो आवेश को डी दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच की बल F हो और दो परावैद्युतांक वाले द्रव में डुबाया जाता है तो इसकी स्थिति के बीच बल क्या होगा, तो इसका आंसर होगा F/2। बना के चेक करिएगा एक बार। दो समान आवेश Q परस्पर एक दूसरे से दूरी पर रखे हुए हैं तो मिलाने पर केंद्र पर तीनों आवेशों का संतुलन क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का बी। छठवां ऋण विद्युत बिंदु आवेश चारों ओर बल रेखाएं होती हैं। तो देखिए इसकी जो रेडिकल अपवर्ड नहीं इनवर्ड होना चाहिए, अंदर की ओर, बाहर की ओर नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सी करिएगा, पर इसका आंसर होना चाहिए अंदर की ओर। सातवां क्वेश्चन, समान त्रिज्या के परे के 8 बूंद और समान आवेश हैं तो इससे इन्हें मिलाकर बड़ी बूंद बनाई गई है तो प्रत्येक छोटी बूंदों की तुलना में जो बड़ी बूंद है उसकी धारिता कितनी होगी। तो जो उसकी धारिता होगी वह कितनी होगी, तो इसकी होगी दुगनी होगी। अगला, यह आपकी धारिता से क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो आप इसको सॉल्व करिएगा। संधारित्र आप पढ़े होंगे तो उसके लिए क्या होगा 1.5 माइक्रोफैराड। यहाँ सॉल्व नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चल रहे हैं। आपने पढ़ा है तो फाइनली आप चेक कर लीजिए कि क्या होगा। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। अगला, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण घुमाने पर कार्य कितना होगा। तो आपको पता होता है MB1 - cos थीटा, MB1 - cos थीटा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो आपको पता है कि प्रकाश एक अर्थ है पर ध्वनि एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 12वां क्वेश्चन क्या है, तो 12वां क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि यदि प्रकाश का चाल इतना है, चुंबकशीलता एप्सिलॉन नॉट है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो इसके बीच का क्या होगा। तो जो 12 का क्वेश्चन का आंसर होने वाला है वे होने वाला है सी, एप्सिलॉन नॉट इत्यादि। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 13 नंबर, जब जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है। तो जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य जो होता है वे घट जाता है, उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो जाता है, घट जाता है। 14 नंबर, दो डायोप्टर और -3 डायोप्टर के दो लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो इनके संयोग की जो क्षमता बनती है वे कितनी होती है, तो -1.5 डायोप्टर की। सामान्य जो समायोजन की खगोलीय दूरबीन की लंबाई कितनी होती है, तो ये होगा F0/F, यानी ऑब्जेक्ट का फोकस और नेत्र लेंस की फोकस दूरी। विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या जो दृष्टि दोष होता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अविंदुकता कहते हैं। तरंग दैर्घ्य, अगला क्वेश्चन क्या है, तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान क्या हो जाता है। तरंग दैर्घ्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का जो मान होता है वे घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण से होता है। तो यहाँ पर निर्माण कारण पूछा है तो किसके कारण से होता है, वर्ण विक्षेपण के कारण से होता है। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से किसकी व्याख्या नहीं होती है, तो प्रकाश के तरंग सिद्धांत से प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की व्याख्या नहीं होती है। यदि व्यक्तीकरण में दो तरंग, एक का 9 है एक का 4 है, तो अधिकतम कितना होगा, तो अधिकतम जो होगा वे 25:1 होगा, 25:1 होगा। सबसे उत्तम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कौन है, तो सबसे उत्तम जो
एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है उसको हम कहते हैं लेजर। क्या कहते हैं? लेजर। 22वां क्वेश्चन देखते हैं कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। 4 डायोप्टर की क्षमता वाले अभिसारी लेंस एक सरल सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाए तो आवर्धन क्षमता कितनी होगी? तो इसका जो आंसर होगा वे हो जाएगा कि आवर्धन क्षमता 2 हो जाती है। छोटा आपतन कोण के लिए म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो उसके लिए होता है μ1 माइनस ए। अगला, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अधिकतम विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का होता है। तो अभी तक 25 क्वेश्चन हुए, अब आते हैं 26 क्वेश्चन। एक पतले फिल्म का रंग, जो एक पतले फिल्म का रंग किसके कारण से होता है? तो वे होता है व्यक्तीकरण के कारण से। पतले फिल्म का रंग किसके कारण से होता है? तो व्यक्तीकरण के कारण से होता है। अगला जो है फ्रिंज की चौड़ाई से क्वेश्चन है। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि इतना मतलब 0.1 गुणे 10⁻² मीटर के बिलग अलग दो कलाबंद स्रोत के फ्रिंज चौड़ाई है। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल्स है, जब इसको भी बनाइएगा तो बना के चेक करिएगा तो इसका राइट आंसर होगा 6 गुणे 10⁻7 मीटर। ब्रूस्टर का नियम किसे कहते हैं? यानी ब्रूस्टर का नियम क्या है? तो μ tan IP या μ tan IP। अगला, प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना, प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण की क्षमता निर्भर करती है। किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण की क्षमता किस पे निर्भर करती है? तो प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर। प्रिज्म की पदार्थ की प्रकृति पर। अगला, ME द्रव्यमान E आवेश इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में भी वोल्ट का विभवांतर होकर गुजरता है तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। कितना होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापता है? तो ऊर्जा मापता है। प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक का बीमा क्या होगा? तो प्लांक नियतांक का जो बीमा होगा mL/2T−1 होता है। तो 33 क्वेश्चन हुए, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो आप देखते रहिए इन क्वेश्चंस में कितना सही हो रहा है। 34 नंबर, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा निर्भर करता है किस पे? तो ऊर्जा निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। कैथोड किरणें होती हैं, कैथोड किरण कैसी किरणें होती हैं? तो ऋण आवेशित होती हैं। निम्न में से कौन आवेश रहित है? आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है आवेश रहित है? तो फोटोन जो है आवेश रहित है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ता है? तो वे है लाइम जो है कौन नहीं पड़ता है? तो लाइमन श्रेणी। 38 नंबर, जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के समानुपाती होता है। कहता है किसके समानुपाती होता है? तो वे होता है Z² के समानुपाती होता है। अगला, एक तत्व की परमाणु संख्या Z और द्रव्यमान संख्या A है तो उसकी क्या होने वाली है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? A-Z। आपसे न्यूट्रॉन की संख्या पूछ रहा है तो द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक हटा देंगे। निम्नलिखित में से कौन मूलकण नहीं है? आपको कौन सा मूलकण नहीं है? तो अल्फा मूलकण नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। निम्नलिखित में से किसे और विभाजित नहीं किया जा सकता? तो फोटोन को और विभाजित नहीं किया जा सकता है। अल्फा कण किस तरह के नाभिक का होता है? तो अल्फा कण हीलियम नाभिक जैसा होता है। अल्फा कण किसके जैसा होता है? हीलियम नाभिक के जैसा होता है। अगला, कि अगर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के नाभिक में पूछ रहा है कि कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आपको पता है कि नीचे 7 है तो 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। तो कितना होंगे? 7 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन होंगे। नाभिक में पूछा हुआ है तो क्योंकि नाभिक में दो ही चीज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसका राइट आंसर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बाकी 7 इलेक्ट्रॉन 7 न्यूट्रॉन तो है ही इसमें। तो क्योंकि नाभिक में दो ही चीज होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? तो क्या होगा? नाभिकीय संलयन। निम्नलिखित में से सबसे अस्थायी कौन है? सबसे अस्थायी जो होता है वे हो जाएगा इसमें से लोहा। अगला, जब किसी चालक से धारा बहती है तो इससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग का परिमाण कोटि कितनी होती है? तो अनुगमन वेग का जो परिमाण का कोटि होगा वे लगभग आपका इतना होगा 10⁻² सेंटीमीटर।
10⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। 47 नंबर क्वेश्चन फिर आपका एक न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स का जो आपका क्वेश्चन का आंसर होने वाला है 47 का, वे हो जाएगा 1100 केल्विन। आप क्वेश्चंस का थ्योरी वाले चीज़ों से ही ज़्यादा आंसर करिए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने के फेर में मत पड़िएगा। चलिए 48 क्या है, किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किसी धातु का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसके ताप पर, विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोध नहीं है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ताप बढ़ाने पर किसका प्रतिरोध घटता है? ताप बढ़ाने पर जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है जिसका प्रतिरोध घटता है, जिससे चालकता इसकी बढ़ जाती है। 50वां क्वेश्चन, 60 वोल्ट विभवांतर का एक परिनालिका में 15 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो कुंडली से प्रतिरोध कितनी होगी? जब इसको बनाइएगा तो इसका राइट आंसर से होगा वो कितना हो जाएगा, 4। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन भी आपका फिर न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स का इसका जो आंसर होगा वे हो जाएगा 0.005 ओम से कम। 52, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए। स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत प्रतिरोध का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाएगी? तो प्रतिरोध आधा तो ऊष्मा दोगुनी हो जाएगी। विद्युत परिपथ की शक्ति, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी? P बराबर V²/R। चुंबकीय क्षेत्र की विमा, चुंबकीय क्षेत्र की विमा बताइए, चुंबकीय क्षेत्र की विमा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की विमा I इनवर्स ML और 0T इनवर्स -2 होता है। अगला राइट आंसर हो गया, 55 को मिलाइए। किसी आवेशित कण, किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल कितनी होगी? तो कण पे जो कार्यकारी बल होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। चुंबकीय क्षेत्र 56, चुंबकीय क्षेत्र में टाउ का मान क्या होगा? तो टाउ का मान होगा M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगला 57, 57 क्या होगा? जब एक G प्रतिरोध वाला गैल्वेनोमीटर को एक शंट S के समानांतर जोड़ा जाए तो परिपथ में क्या होगी? तो परिपथ में हो जाएगा G²/G+S। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है? तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है जब शंट किया जाता है। और जब किसी कुंडली के निकट किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को ले जाया जाता है तब उसमें प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है। जब किसी कुंडली में आप ले जाते हैं तो कैसी उसकी दिशा होती है? तो इसकी दिशा होती है दक्षिणावर्त। आज आंसर में लाने का दिन है, आपको समझाने के लिए तो आप पढ़ रहे हैं पूरे साल। लेंस का नियम किसके संरक्षण का लेंस का नियम किसके संरक्षण का परिमाण है? तो लेंस का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का परिमाण होता है। तो ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए। 61 क्वेश्चन, धारिता प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो धारिता प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान और वर्गमूल मान का अनुपात कितना होता है? तो √2 होता है। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो का कार्य क्या है? विद्युत चुंबकीय, डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पे आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा का मान 0 हो तो आवृत्ति होगी कितने हर्ट्ज की होगी आवृत्ति? तो 100 हर्ट्ज की होगी। 65 नंबर क्वेश्चन, किसी उच्चचयी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी N1 N2 के फेरों में लेप्टों की संख्या क्या होगी? उच्चचयी ट्रांसफार्मर है तो उच्चचयी ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? N2 बड़ा होगा और N1 क्या होगा? कम होगा। यदि प्रतिवर्ती धारा का परिपथ का प्रतिरोध R और स्वप्रेरकत्व L हो तो tan थीटा के बराबर क्या होगा? तो tan थीटा के जो बराबर होगा वे क्या होगा? तो वे होगा ओमेगा L/में 66 के C। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोध क्या होती है? तो घट जाती है। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। और अगला क्वेश्चन जो है 68, N टाइप के अर्धचालक का मुख्य धारावाहक कौन होता है? तो जो N टाइप के अर्धचालक हैं उसमें मुख्य धारावाहक कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और गेट तो A+B बराबर C होता है। और हालांकि इस क्वेश्चन को पढ़ाएंगे भी आप लोगों को क्लास में। 500 हर्ट्ज के श्रवण आवृत्ति के आयाम में मॉड्यूलेटिंग तरंग की विद्युत वाहक कितनी होती है? तो वे हो जाएगा 50,000 हर्ट्ज। तो ये आपके सारे के सारे जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे। बाकी आप लोग उत्तरीय क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव आप आंसर मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि कमेंट में कितना आपका मतलब जो 35 आपको बनाना था क्या इसमें से 35 आपका बन गया है और 70 में आपने कितना स्कोर किया। हालांकि 35 आपसे बन भी गया होगा
और 70 में आप कितना स्कोर करते अगर 70 होता तो। अब देखिए क्या लघुत्तरीय में क्वेश्चन पूछा, तो आपको पता है कि लघुत्तरीय में कुल 20 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 प्रश्नों को देना होता है, प्रत्येक 2 नंबर का होता है। देखिए क्या पूछा, आविष्ट गोलाकार चालक के लिए किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए गॉस प्रमेय लिखें। और बार बार हम कहते हैं कि गॉस प्रमेय के लिए आप देखिए किसी आविष्ट गोलाकार चालक है उसके लिए विद्युत तीव्रता का गॉस प्रमेय लिखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव तथा तीव्रता से संबंध निकालना था, कि विद्युत क्षेत्र के संबंध में आपको बताना था। किसी अवशिष्ट चालक की ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना था। धारा घनत्व और अपवहन वेग, धारा घनत्व और अपवहन वेग का संबंध स्थापित करना था। साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करें। एमीटर में शंट क्यों लगाया जाता है। फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखें। दिष्ट धारा एवं प्रतिरोध धारा में अंतर लिखें। चुंबकशीलता एवं चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन था कि चालन धारा और विस्थापन धारा का मान समान होता है। मृच्छिका क्या है और आरेख सहायता से समझाइए। मृग मृच्छिका पूछ रहा है आपसे। परावर्तक दूरदर्शी में परवलयी दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। फिर इंद्रधनुष कैसे बनते हैं। तरंगार्घ्य क्या है। संपोषी व्यक्तीकरण क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। ऊर्जा क्वांटम किसे कहते हैं। नाभिकीय विस्तार में नाभिकीय घनत्व से आप क्या समझते हैं। और एक था द्विधारी संख्या को दशमलव पद्धति में आप निकालिए। हालांकि ये तो पढ़ाना है। और एंड गेट की इसकी सत्य सारणी, ये आपके रहे आपके लघुत्तरीय क्वेश्चन। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन बाकी आप देख चुके होंगे। क्रिपचॉप से पूछा हुआ था, समानांतर पट्टिका संधारित्र से पूछा हुआ था। फिर उसके बाद प्रतिवर्ती के लिए अर्धचक्र शिखर औसत मूल्यमान का व्यंजन और लेंस का जो सूत्र है, लेंस मेकर फॉर्मूला, वो पूछा हुआ था। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर और रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो कुल मिला के ये आपके क्वेश्चंस ठीक ठाक थे। क्वेश्चंस अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ आपसे नहीं बन सकते हैं, पर अधिकतर क्वेश्चन आप इनमें से बना सकते हैं। तो जो आपको इजी लगता है उन्हीं क्वेश्चंस को बनाइए। तो 20 क्वेश्चन होते हैं, आप जिनको लिख पाते हैं उन्हीं को देखिए। और इस पेपर में ये भी देखने को मिल रहा है कि शुरुआत में कुछ कठिन क्वेश्चंस डाल रहे हैं और लास्ट में इजी क्वेश्चंस रहता है। तो आप एक बार पेपर पूरा पढ़िए और पढ़ के देखिए कि कहाँ क्वेश्चन कितना बन पा रहा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, क्या आपको पेपर समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था, क्या दिक्कतें हो रही थी। इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपनी पढ़ाई को करते रहिए अच्छा से।